गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने 12th का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। ध्यान से समझना, ठोस अवस्था। नॉर्मली जो आपने 9, 10, 11 तक पढ़ा है उस पर हल्का सा डिस्कशन करके अपन चैप्टर लेंगे। ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज है द्रव्य या पदार्थ। द्रव्य या पदार्थ, ध्यान से समझना। ऐसी कोई भी वस्तु या चीज जिसमें दो चीजें हो। नंबर 1 द्रव्यमान, नंबर 1 क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। और नंबर 2 हो गया एक निश्चित स्थान घेरे, मतलब एक निश्चित आयतन हो। ये दो चीजें जिनमें हो उनको अपन नाम देते हैं द्रव्य या पदार्थ। मोस्टली क्या होता है, इस द्रव्यमान को केमिस्ट्री में भार यूज कर लेते हैं। द्रव्यमान को क्या यूज कर लेंगे? भार। अब केमिस्ट्री में कई जगह द्रव्यमान आ जाता है, कई जगह भार आ जाता है। बट आपको ध्यान रखना है, फिजिक्स के हिसाब से द्रव्यमान और भार में अंतर है। कैसे अंतर है समझना। भार जो होता है, देखो, द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा को प्रदर्शित करता है। द्रव्यमान किसको प्रदर्शित करेगा? पदार्थ की मात्रा को। जबकि भार जो है ये बल को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करेगा? बल को। द्रव्यमान मात्रा को प्रदर्शित कर रहा है, भार बल को प्रदर्शित कर रहा है। बल अपने को पता है, बल बराबर होता है mg, F बराबर mg या F बराबर ma। अब समझो, m तो द्रव्यमान हो गया और g गुरुत्वीय त्वरण है। अब अपन ये कह रहे हैं कि इस गुरुत्वीय त्वरण g का मान अलग अलग स्थान पर भिन्न भिन्न इसका मान होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग स्थान पर g का मान भिन्न भिन्न है तो f का मान भिन्न भिन्न आएगा। इसका मतलब अलग अलग जगह पर वस्तु का भार अलग अलग आएगा। बट द्रव्यमान कहीं पे भी चेंज नहीं होता। तो अपने भार की जगह शब्द कौन सा यूज करना है? द्रव्यमान। तो नॉर्मली मैंने आपको इतना ही बताया कि ऑल थिंग्स, सभी चीजें जिनमें द्रव्यमान हो, जो एक निश्चित स्थान घेरे, मतलब जिनका एक निश्चित आयतन हो, वो अपने क्या कहलाते हैं? पदार्थ या द्रव्य। मैटर बोलते हैं इनको। मैटर को फिजिकल स्टेट के बेस पर अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। समझना इसको। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को अपने 3 भागों में विभाजित करते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से होंगे? पदार्थ के प्रकार 3 कौन कौन से? ठोस, सॉलिड स्टेट जिसको बोलते हैं, द्रव, और 3 नंबर पे आ जाएंगे अपने पास में गैस। 3 नंबर क्या आ गया? गैस। अब समझो, ठोस का मतलब जिनका आकार और आयतन, ये दोनों चीजें निश्चित होनी चाहिए। आकार और आयतन दोनों ही क्या होगी? निश्चित। अगर आकार और आयतन दोनों निश्चित है तब तो है ठोस पदार्थ। जैसे मिट्टी है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ब्रिक्स वगैरह, शुगर वगैरह, जो भी अपने देखते हैं। द्रव का मतलब आकार अनिश्चित होगा और आयतन निश्चित होगा। ये 11th में आपने पढ़ा है। गैस का मतलब आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होंगे। अपने को चर्चा केवल किस पे करनी है? ठोस पदार्थ पर। ठोस पदार्थ की जो अवस्था होती है वो कहलाती है ठोस अवस्था। अपने बिल्कुल जीरो से लेकर के चलेंगे और लास्ट नीट IIT लेवल तक इसको अपन लेके जाएंगे। ये पूरा चैप्टर स्टार्ट 2 लेक्शन जो है, अपने लेक्चर जो होंगे फर्स्ट और सेकंड, वो तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। मतलब उसमें आपको केवल जो स्टार्टिंग ऑब्जर्वेशन की हुई लैब में वो देंगे। उसके बाद कैलकुलेशन बेस्ड, गणना संबंधित आएगा।
तो आप पहले ये स्टार्टिंग बेसिक जो है वो ध्यान से समझना। जैसे कई बार क्या होता है कि अपना पूर्वग्रहित हो जाता है। पूर्वग्रहित होने का मतलब कोई चीज़ पूछते हैं तो वो अपने को ये लगता है कि ये तो मुझे बहुत अच्छे से आती है, और जल्दबाजी में वो चीज़ अपन गलत कर देते हैं। तो मैं पहले छोटी छोटी चीज़ें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें आप मुझे बताना कि आपको कितना क्या नॉलेज है। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, ध्यान से समझना, जल की भौतिक अवस्था, जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? अवस्था क्या होती है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। ऑप्शन समझना, और 101% आपका ऑप्शन आपके हिसाब से सही होगा, मेरे हिसाब से 100% गलत होगा। पहला ऑप्शन है ठोस, दूसरा ऑप्शन है द्रव, तीसरा ऑप्शन है गैस, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन ध्यान से समझना, जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? ठोस, द्रव, गैस, उपरोक्त सभी। मोस्टली जो इसका आंसर सोच रहे हैं वो आंसर सोच रहे हैं ऑल ऑफ दीज। इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में देता हूं, समझना। अब नया क्वेश्चन है, H2O की भौतिक अवस्था क्या होगी? H2O की भौतिक अवस्था क्या होगी? ऑप्शन वापस वही है, नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस, और नंबर 4 उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। अब कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर मजाक कर रहे हो, सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हो। ये क्वेश्चन सेम नहीं है, दिखने में आपको लग रही है दोनों क्वेश्चन एक जैसे, बट ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। जैसा मान लो मैं आपसे पूछूं कि बर्फ का सूत्र क्या है, तो आप बताओगे H2O। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जल का सूत्र क्या है, तो आप जल का सूत्र मुझे बताओगे H2O। अब मैं आपसे पूछूं कि जल वाष्प का सूत्र क्या है, जल वाष्प का सूत्र क्या है, तब भी आप कहोगे H2O। तीनों का ही सूत्र H2O है ना। अब आप ये कहोगे कि बर्फ तो ठोस होती है, ये ठोस है, जल द्रव है, जल वाष्प गैस है। अब समझो, ठोस है तब भी H2O, द्रव है तब भी H2O, और गैस है तब भी H2O। इसका मतलब H2O की भौतिक अवस्था ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी है। H2O ठोस हो सकता है, मतलब बर्फ हो सकती है। H2O द्रव हो सकता है, मतलब जल हो सकता है। H2O जल वाष्प हो सकती है, इसका मतलब ये गैस भी हो सकता है, उपरोक्त सभी। लेकिन अगर मैंने जल की बात की, अब आप अपने दिल से सोच के बताओ, क्या कभी आपने जल को बर्फ नाम दिया है? क्या कभी आपने जल को जल वाष्प नाम दिए? जल का मतलब जल है, बर्फ का मतलब बर्फ है। तो अगर आपको जल की भौतिक अवस्था पूछिए तो कुछ सोचना ही नहीं है, जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? द्रव। अगर क्वेश्चन में पूछता कि बर्फ की भौतिक अवस्था बताओ, तो बर्फ की भौतिक अवस्था तो ठोस ही होगी ना। H2O की पूछे ऑल ऑफ दिस सही है, बट जिसकी पूछे, कई बार होता है क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आता है, H2O की भौतिक अवस्था होती है, और यही ऑप्शन मिलते हैं, जल्दबाजी में ये करते हैं ऑल ऑफ दिस। एग्जाम हॉल में खुश होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बाहर आने के बाद पता चलता है। तो ये बेसिक चीजें, इनका थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। अब अपने टॉपिक पे चलते हैं। ये बात तो समझ में आ गई सबके कि ठोस जो होते हैं उनका एक निश्चित आकार होता है, एक निश्चित आयतन होता है, मतलब शेप फिक्स है। जैसे ही मार्कर है, इसकी जो शेप है, जैसे ये सिलेंडर शेप का है, मेरे हाथ में तब भी सिलेंडर शेप का है, मैं मेरी पॉकेट में डाल लूं
तब भी इसकी शेप ये रहेगी। अगर मैं इसको मटके में डाल देता हूँ तब भी इसकी शेप ये रहेगी, मतलब इसका आकार, इसकी आकृति चेंज नहीं होगी। जब इसका आकार, आकृति, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब इसका आयतन भी चेंज नहीं होते। तो दो चीजें तो फिक्स होगी कि ठोस के आकार और आयतन निश्चित होते हैं। इसके अलावा समझो, अगर मैं इसको दबाना चाहूँ, कंप्रेस करना चाहूँ, तो इजीली कंप्रेस नहीं होगा। मतलब ये कठोर है, एक तो हार्ड है, कठोर है, दूसरा असंपीड्य है, मतलब इसको मैं दबा नहीं सकता। तो अब मैं ठोस की परिभाषा बता रहा हूं। अगर आप नोटबुक लेकर के बैठे हो तो इसको आप अपने रजिस्टर में नोट भी कर सकते हो। तो परिभाषा क्या है? वह पदार्थ जिनके आकार व आयतन निश्चित होने के साथ साथ दृढ़ तथा असंपीड्य हो, ठोस पदार्थ कहलाते हैं, तथा पदार्थ की अवस्था ठोस अवस्था कहलाती है। बात समझ में आ गई? दोबारा सुन लो एक बार। वह पदार्थ जिनके आकार व आयतन निश्चित होने के साथ साथ दृढ़ तथा असंपीड्य हो, ठोस पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ की अवस्था ठोस अवस्था कहलाती है। अब मेरी बात समझना, अगर मैं ठोसों को विभाजित करना चाहूँ तो इसका ठोसों को दो भागों में विभाजित किया मुख्य रूप से। वैसे तीन भाग है, लेकिन बुक में दो ही दिए होते हैं। मैं तीनों भाग बताऊंगा। पहले मेन दो भाग की बात करता हूं, ध्यान से समझना। पहला भाग है क्रिस्टलीय ठोस। फर्स्ट कौन सा हुआ? क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस। सेकंड अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। देखो बेटा, डिजिटल बोर्ड जो होते हैं उस पर आपके सामने सीधी 3D स्ट्रक्चर पहले से टाइप किए हुए पेज लाकर यहाँ खड़े कर दिया। आपको सुंदर तो बहुत लगेंगे, वो हैंडराइटिंग काम आपको सुंदर नहीं लगता, बट जब हैंडराइटिंग में आपके सामने एक एक अक्षर आता है, आप उनको ऑब्जर्व करते हो, अपने दिल से ऑब्जर्व करते हो, वो चीज़ आपकी समझ में आती है। मैं अभी इसमें 2 मिनट में ऐसे पेज दबाऊंगा, इस पर सीधा सब कुछ लिखा हुआ बोर्ड भरा हुआ आ जाएगा, मैं उस पर अंडरलाइन करके चला जाऊँ, उससे बेटा समझ में नहीं आती बात। अपनी ये दो चीज़ें ले रहे हैं कि ठोसों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। इनको विभाजित करने का जो आधार था, वो आधार था इनकी ज्यामिति। ध्यान से समझना बेटा, इनकी ठोसों की ज्यामिति नंबर 1। नंबर 2 आधार था गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट जिसको अपन बोलते हैं, गलनांक। नंबर 3 कवतनांक, बॉइलिंग पॉइंट जिसको अपन बोलते हैं। ये मैंने इनको विभाजित करने का आधार लिया है। ध्यान से समझना बात, ज्यामिति, गलनांक और कवतनांक। अब एक बार अच्छे से इस बात को समझना, जुड़े रहना ध्यान से, 1 मिनट में ये बात आपके समझ में आ जाएगी। ये तीनों गुण, ज्यामिति, गलनांक, कवतनांक, निश्चित हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? निश्चित। निश्चित। या ये तीनों गुण अनिश्चित हो सकते हैं। अनिश्चित, अनिश्चित। अब मेरे को पकड़ने की कोशिश करना, ध्यान से ऑब्जर्व करना, देखना। ज्यामिति, गलनांक, कवतनांक, ये तीन गुण इनको विभाजित करने का आधार है। ये तीनों गुण दो तरह से हो सकते हैं, निश्चित और अनिश्चित। अब समझना बात, इसमें ए शब्द आ गया तो ए वाले को पकड़ लो, इसमें ए है, इसका मतलब ये अक्रिस्टलीय ठोस वाला होगा। इसमें ए शब्द नहीं है तो बिना ए वाले को पकड़ लो, इसका मतलब ये क्रिस्टलीय ठोस होगा। तो दोनों की परिभाषा ध्यान से लिखना। आपको देखो मैंने ठोस की परिभाषा बताई, फिर उसके एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। ठोस कौन कौन से? मिट्टी, बर्फ, चीनी, नमक, ये सब ठोस है। 2 टाइप के हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। अब मैं परिभाषा निकाल रहा हूं, नोट्स में हेडिंग लगा के लिखोगे क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा। तो क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा क्या हुई? वह ठोस जिनकी ज्यामिति, गलनांक तथा कवतनांक निश्चित होते हैं,
क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल अभी अंतर में लिखवाएंगे तब समझेंगे। अक्रिस्टलीय ठोस वह ठोस जिनकी ज्यामिति, गलनांक तथा कवचनांक अनिश्चित होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ये ज्यामिति का थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ज्यामिति जैसा मान लो मैंने ये लिया, ध्यान से समझना। इस ठोस में आप ध्यान से देखो, ये आपको एक घन दिखाई दे रहा है। अगर ध्यान से देखोगे ऐसे घन बार बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब इस क्रिस्टल को मैं लॉन्ग ऑर्डर चाहे जितनी दूर ले जाऊं, ये सेम घन जैसी इकाइयां बार बार रिपीट होती जाएगी। इसका मतलब इसकी ज्यामिति निश्चित है। हर बार ऐसे क्यूब ही क्यूब बनते आएंगे। जैसे अपन दीवार बनाते हैं तो ईंटों की ज्यामिति निश्चित होती है। उन ईंटों को अपन एक सीक्वेंस में रखते हैं। जैसे नीचे आपने एक ईंट, उसके पास एक ईंट, 2 ईंटें रख दी, 9 इंच की उसकी चौड़ाई होगी, उसकी एक लेयर बना ली, फिर उसके ऊपर ऊपर ईंटें रखते जाओ। तो आप चाहे जितनी ऊपर दीवार ले जाओ, लेकिन वो सेम ऑर्डर चलता जाएगा। अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होगा, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है क्रिस्टलीय ठोस के लिए, ये एमोर्फस सॉलिड मतलब अक्रिस्टलीय ठोस। इसमें देखो कोई निश्चित अरेंजमेंट नहीं, कहीं त्रिभुज बन रहा है, कहीं पंचकोण बन रहा है, कहीं वर्ग बन रहा है टूटा फूटा, कहीं हेक्सागोनल बन रहा है। इसका मतलब इसकी ज्यामिति निश्चित नहीं है, जबकि क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति निश्चित है। और समझना, अब वापस बात पे आते अपने। 2 टाइप बताए थे मैंने, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में अपन क्या कह रहे थे, ज्यामिति, गलनांक, कवचनांक निश्चित है। अक्रिस्टलीय ठोस में अनिश्चित है। एक और टाइप होता है, वो समझना। तीसरा टाइप मैं आपको बता रहा हूं, तीसरा टाइप है पॉलीमॉर्फस। पॉलीमॉर्फस का मतलब है कि पदार्थ तो एक ही है, बट अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग स्थिति में वो अलग अलग ज्यामिति शो करे, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फस। जैसे मान लो मैं इसकी बात करूं, ध्यान से समझना, ये पॉलीमॉर्फ्स है। पॉलीमॉर्फ्स का मतलब पॉलीमॉर्फ्स क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब है तो क्रिस्टलीय ठोस ही। पॉलीमॉर्फ्स का मतलब अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग स्थिति में अलग अलग ज्यामिति आ रही। जैसे ये मैंने ग्रेफाइट लिया, तो ग्रेफाइट किसका रूप है, कार्बन का। ग्रेफाइट किसका रूप है, कार्बन का। सेकंड कंडीशन है डायमंड, ये भी किसका रूप है, कार्बन का। अब ये क्रिस्टलाइन क्यों है, क्रिस्टलीय ठोस क्यों है, क्योंकि इसमें ये हेक्सागोनल रिंग बार बार रिपीट हो रही है। देखो कहीं से देख लो, कितना लंबा चले जाओ, यही रिंग बार बार रिपीट होती जाएगी। इसमें बार बार ये टेट्राहेड्रल, ये जो मैंने एक येलो कर रखा है टेट्राहेड्रल यूनिट को, ये बार बार रिपीट हो रही है। दोनों क्रिस्टलीय है, दोनों कार्बन के फॉर्म है, कार्बन के रूप है, बट अलग अलग कंडीशन में अलग अलग आता है कार्बन। इसको पॉलीमॉर्फ्स बोलते हैं। वैसे ये आपके 12th में नहीं आती, 12th में आपके मेन 2 ही याद रखने हैं, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। नेक्स्ट समझना, ये 3 टाइप हो गए। नेक्स्ट अपने हेडिंग हो जाएगी क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। रजिस्टर में आप हेडिंग क्या लगाओगे, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। एक तरफ मैं लिखता हूं क्रिस्टलीय ठोस, दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, इनमें जो अंतर है
वो अंतर ध्यान से समझना। सबसे पहला अंतर नंबर 1 बाह्य ज्यामिति। पहला पॉइंट क्या हो गया इनका? बाह्य ज्यामिति। एक ही चीज लिखनी है, इनकी बाह्य ज्यामिति निश्चित होती है। इनकी बाह्य ज्यामिति निश्चित होती है। अक्रिस्टलीय ठोसों में पहला पॉइंट क्या लिखोगे? इनकी बाह्य ज्यामिति अनिश्चित होती है। इसमें क्या लिख दूं? अनिश्चित। पॉइंट वही है, अनिश्चित। दोबारा ध्यान से समझना। पॉइंट था बाह्य ज्यामिति। क्रिस्टलीय ठोसों के लिए क्या आया? निश्चित। अक्रिस्टलीय ठोसों के लिए क्या आया? अनिश्चित। दूसरा पॉइंट समझना, आंतरिक ज्यामिति। आंतरिक ज्यामिति। आंतरिक ज्यामिति, इसमें लिखना है निश्चित। उसमें भी निश्चित था, बाह्य में भी, इसमें भी क्या आएगा? निश्चित। अक्रिस्टलीय ठोसों के लिए क्या लिख दोगे? अनिश्चित। 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 अब मेरी बात को ध्यान से समझना। ये जो आंतरिक ज्यामिति है, ये पता किससे करते हैं? आंतरिक ज्यामिति पता की जाती है एक्सरे, एक्स किरण, एक्स किरण विवर्तन अध्ययन। विवर्तन, एक्सरे विवर्तन, मतलब आंतरिक ज्यामिति एक्स किरण विवर्तन अध्ययन से पता की जाती है। अपन हॉस्पिटल जाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, वो एक्सरे एक्चुअल में क्या है? एक्स किरण विवर्तन अध्ययन है। एक्सरे क्या है? एक्स किरण विवर्तन अध्ययन। अपने हड्डियां वगैरह टूट जाती है तब एक्सरे कराते हैं। ऐसी अणु का भी एक्सरे किया जाता है। क्यों किया जाता है वो समझना। मान लो आप चलते चलते कहीं सड़क पे, रोड पे गिर गए, आपकी बाह्य ज्यामिति में क्या परिवर्तन आया, ये आंखों से देखकर अपन बता सकते हैं कि हाँ भाई तेरे आगे वाले 2 दांत गए, यहां से चिन्ह, अकोनी छुल गई, ठोडी छुल गई, गोडे छिल गए, जो भी चीजें हैं ये चीजें अपन आंखों से देख के बता सकते हैं। बट अंदर बॉडी में क्या चेंज आया वो अपन देख के नहीं बता सकते। कई बार अपने क्या है, इस तरह से स्लिप होते कि बाहर से देखने पे लगता है कुछ नहीं होता, लेकिन चला नहीं जाता इंसान से। क्यों? क्योंकि पैर के अंदर हड्डी जो होती है वो क्रैक कर जाती है या उसमें बेंड आ जाता है, वो अपने को आंखों से देखने से पता नहीं चलता। उसके लिए एक्सरे करवाए जाते हैं। एक्सरे कैसे कराते हैं वो समझना। अब ये निश्चित ज्यामिति का मीनिंग समझना। पहले मैं अपने एक्सरे की बात करूं, थोड़ा सा इस पेज को आगे कर देता हूं, समझना। मान लो एक्सरे कैसे करेंगे, ये मान लो अपने एक हड्डी या बोन है बॉडी के अंदर। एक्स किरणें क्या करेगी? सॉफ्ट चीजें जो होती है उसको भेद कर पार कर जाती है, हार्ड चीजों को पार नहीं कर पाती। यहां एक्स किरणों का स्रोत है, एक्सरे सोर्स, जहां से एक्स किरणें आएगी। यहां फोटोग्राफिक प्लेट है या फोटोग्राफिक फिल्म है जो अपने को मिलती है। अब एक्सरे लेने का तरीका समझना। ये एक्स किरण यहां आई और रिफ्लेक्ट होकर यहां चली गई। ये एक्स किरण यहां आई और रिफ्लेक्ट होकर यहां चली गई। नेक्स्ट एक्स किरण यहां आई और रिफ्लेक्ट होकर यहां चली गई। अब समझना, ये एक्स किरणें समान कला में जा रही है। समान कला में जाने का मतलब समझना, जैसी सिचुएशन यहां थी वो सेम सिचुएशन यहां बनेगी, ऐसे। ठीक है। अब ये समझना कि जो डिस्टेंस इनके बीच यहां आ रही है वही तो डिस्टेंस यहां आएगी। जैसे मान लो 2 चीजें इससे समानांतर है इस तरह से, तो जो डिस्टेंस यहां है वही तो डिस्टेंस यहां है। इसका मतलब ये हुआ, ये तो हड्डी आपकी बॉडी के अंदर थी और ये एक्सरे फिल्म में आया है। बस फर्क ये कि एक्सरे में पास पास दिख रहा है। कारण क्या है कि उसको मिनिमाइज कर रखा है। अपने फोटो कॉपी करवाते हैं, बड़ा पेज होता है, अपने ये कहते हैं इसको 10 गुना मिनिमाइज कर दे,
निम्नीकृत कर दे तो मिनिमाइज कर देता है 10 गुना, तो वो छोटा आता है। अब मान लो फोटोस्टेट का पेज, मान लो कोई अक्सर 1 इंच का आया, 10 गुना मिनिमाइज किया, इसका मतलब रियल में वो कितने का था, 10 इंच का। ऐसे अपने बॉडी का एक्सरे लेते हैं। अब समझना, क्रिस्टलीय पदार्थों में जैसे NaCl के 10 अलग अलग अणु लिए, NaCl माइनस ऐसे होते हैं, Na+Cl-, 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 किधर भी चले जाओ ये सेम रिपीटेशन होगा ऐसे। इस रिपीटेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब समझना कि आप उत्तर से दक्षिण तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाओ, NaCl इसी अरेंजमेंट में मिलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। जी इधर आप पूर्व से पश्चिम, सिलचर असम से लेके पोरबंदर गांधी जी के 3 बंदर तक आ जाओ, यही अरेंजमेंट मिलेगा। इसका मतलब ये नियमित रूप से कण बिखरे हो। जब आप NaCl के एक्सरे लोगे तो सारे एक जैसे आएंगे, सारे एक जैसे आने का मतलब उनकी ज्यामिति निश्चित है, तभी तो एक जैसे आए। अब मैं पूछूं कि बताओ इंसान की ज्यामिति निश्चित होती है क्या निश्चित? सभी कहेंगे सर अनिश्चित। अरे क्यों होती है निश्चित? आप किसी का भी फुल बॉडी एक्सरे ले लो, सभी का एक्सरे ऐसा ही तो आएगा, इस तरह का ढांचा आएगा। समझना मेरी बात को आप, यह हड्डियों का मान लो ढांचा हो गया, सबका फुल बॉडी एक्सरे ऐसा ही तो आता है। क्या कभी ऐसा है कि एक का एक्सरे ऐसा आ गया, दूसरे की गर्दन हाथ में होगी, तीसरे में गर्दन पैर में होगा? नहीं, सबका एक्सरे ऐसा आएगा, क्योंकि आउटर जो ज्यामिति अपनी वो निश्चित है, आंतरिक ज्यामिति निश्चित है। अपने बाहर से चेहरा अलग अलग दिख सकता है, अंदर जो हड्डियों का अरेंजमेंट है वो तो सबका एक जैसा है ना, तभी तो एक्सरे सबका एक जैसा आता है। अगर एक्सरे अलग अलग आता तो देखकर आइडेंटिफाई कर देता कि ये विमल सोनी का एक्सरे, ये फलाने सिंह का, ये ढेगड़े सिंह का एक्सरे। एक्सरे खुद का आइडेंटिफाई नहीं होता कि किसका है, क्योंकि सबका एक्सरे एक जैसा आता है। तो ये तो मैंने नॉर्मल बताया कि एक्सरे विवर्तन अध्ययन क्या होता है। हॉस्पिटल में जो अपन एक्सरे करवाते हैं उसी को एक्स किरण विवर्तन अध्ययन नाम देते हैं। दोबारा समझना, बाह्य ज्यामिति निश्चित, आंतरिक ज्यामिति निश्चित, पता किससे चली? एक्स किरण विवर्तन अध्ययन से। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की अनिश्चित होती है, ये अपने परिभाषा में भी पढ़ा था। अब मैं दोनों पॉइंट को मिलाकर बात करूं तो सीधा ये लिखना है, इनकी बाह्य व आंतरिक ज्यामिति निश्चित, इनकी बाह्य व आंतरिक ज्यामिति अनिश्चित। 3 नंबर पॉइंट पर मैं बात करूं, 3 नंबर पॉइंट हो गया गलनांक व कवतनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हिंदी में बोलते हैं गलनांक व कवतनांक। तो इनके गलनांक व कवतनांक क्या होते हैं? निश्चित। गलनांक व कवतनांक क्या हो जाएंगे? निश्चित। इनके गलनांक व कवतनांक क्या होते हैं? अनिश्चित। पॉइंट वही है जो उस साइड में लिख रहे हैं, केवल डिफरेंस लिख रहे हैं क्या है। इनके गलनांक व कवतनांक निश्चित, इनके गलनांक व कवतनांक अनिश्चित। निश्चित और अनिश्चित का अर्थ क्या वो समझना। अगर मान लो किसी क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका मीनिंग ये है कि जब तक 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप नहीं आएगा तब तक वो ठोस से द्रव में नहीं बदलेगा। निश्चित गलनांक या निश्चित कवतनांक का मतलब एक फिक्स ताप आने पर वो अपनी भौतिक अवस्था को 100% चेंज कर लेता है। जैसे मैं मान लो आयरन की बात करूं, लोहे की बात करता हूं, इसका क्रिस्टलीय ठोस है, इसका मतलब इसका गलनांक निश्चित है। आपने ब्लैक स्मिथ लोहार को लोहा गर्म करते हुए देखा होगा, वो पूरा रेड हॉट लाल हो जाता है लेकिन वो पिघलता नहीं है। रीजन क्या है कि वो क्रिस्टलीय ठोस है, उसका गलनांक निश्चित है और लोहार उसको गलनांक तक गर्म नहीं कर रहा है, इसलिए वो नहीं पिघल पाता। अब मान लो 50 डिग्री गलनांक है और ये निश्चित है, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो मैंने इसको 0 डिग्री पे लिया तो इसकी भौतिक अवस्था कौन सी हो जाएगी? ठोस। भौतिक अवस्था क्या होगी? ठोस। जैसे ही मैंने इसको गर्म करके ताप बढ़ा करके 49.99 डिग्री सेंटीग्रेड ताप कर दिया, अभी भी ये ठोस अवस्था में ही मिलेगा। इसका मतलब इतना गर्म किया बट इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब मैं यदि थोड़ा सा ताप बढ़ा दूं, केवल 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड,
जैसे ये ताप 50 डिग्री हुआ, ये संपूर्ण ठोस द्रव में बदल जाएगा। इसको बोलते हैं निश्चित गलनांक। अनिश्चित गलनांक का मतलब एक निश्चित पॉइंट पर भौतिक अवस्था चेंज नहीं करते। जैसे उष्मा मिलना स्टार्ट हुई, वो अपनी भौतिक अवस्था में परिवर्तित करना शुरू कर देते। जैसे रबर, प्लास्टिक, कांच, इनको देखो, जैसे ही थोड़ा सा गर्म करते हैं सॉफ्ट हो जाता है, फिर जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वो द्रव में बदलते जाएंगे। मतलब ठोस की मात्रा कम होती जाएगी, द्रव की मात्रा बढ़ती जाएगी। जबकि सोना, चांदी, लोहा, धातु में क्या है, जब तक गलनांक नहीं आता तब तक वो ठोस अवस्था में, और जैसे ही गलनांक आता है उस ताप क्या आती है, एक साथ सारा ठोस 100% ठोस किस में बदल जाता है, द्रव में। तो ये मैंने निश्चित गलनांक और कवचनांक की बात की। अब समझना, तीन पॉइंट अपने पढ़े अभी तक। बाह्य ज्यामिति निश्चित, अनिश्चित, आंतरिक ज्यामिति निश्चित, अनिश्चित, गलनांक कवचनांक निश्चित, गलनांक और कवचनांक अनिश्चित। अगर मैं कणों की व्यवस्था की बात करूं, पॉइंट नंबर 4 समझना क्रिस्टलीय ठोसों में। 4 नंबर पॉइंट, इसमें कणों की दीर्घकालीन व्यवस्था होती है, अरेंजमेंट होता है। इसमें लघु परास की व्यवस्था होगी, लघु परास व्यवस्था मतलब थोड़ी देर तो पार्टिकल सही अरेंजमेंट में चलेंगे, उसके बाद वो अरेंजमेंट रेगुलर नहीं चलेगा। जबकि इनमें लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट, दीर्घकालीन व्यवस्था चलती है। 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट समझना, अगर मैं क्रिस्टलीय ठोस को एक शार्प किनारे वाले चाकू से काटता हूं, तो जो कटा हुआ तल होगा वो बिल्कुल समतल चिकना तल होगा, एक जैसा तल होगा। एक क्रिस्टलीय ठोस को अगर मैं चाकू से काटता हूं तो वो बिल्कुल समतल चिकने प्लेन में डिवाइड नहीं होगा, ऐसे समझना। इसको ध्यान से देखो, ये क्रिस्टलीय ठोस है। जैसे ही मैंने चाकू से इसको कट किया, एक साथ देखो बिल्कुल प्लेन एक जैसा कटा है। बट इसको आप देखो, ये एक जैसा नहीं कट रहा है, इसे अजीब तरह से कटेगा। इसका मतलब क्रिस्टलीय ठोसों को यदि चाकू से काटा जाए तो कटी हुई सतह चिकनी होगी और रेगुलर कट देगा, जबकि ये इरेगुलर कट देता है। वापस इसमें क्या था, कटी हुई सतह चिकनी होती है। कटी हुई सतह कैसी होती है, चिकनी। इसमें कटी हुई सतह जो होगी वो खुरदरी होती है, खुरदरी। ये 5 डिफरेंस हो गए। 6ठा डिफरेंस समझना, शीतलन वक्र। क्या पॉइंट है, शीतलन वक्र। पहले तो मतलब समझना कि शीतलन वक्र होता क्या है। कूलिंग कर्व, शीतलन वक्र। शीतलन का मीनिंग तो सबको पता है, शीतलन का मतलब ठंडा करना। अब शीतलन वक्र का मीनिंग क्या है वो समझना। अगर मान लो मैं एक साइड में, इस साइड में मैं लेता हूं समय, टाइम, और इस साइड में मैं लेता हूं तापमान। ध्यान से समझना बात को। सुबह 5 बजे उठती मम्मी ने ला करके आपको चाय की गिलास दी, ले मेरे लाल चाय पी ले, उठ जा, सूर्योदय हो गया, पढ़ ले। आपने सोए सोए उस चाय में थर्मामीटर डाला, कितने बजे, 5 बजे। तो थर्मामीटर में जो रीडिंग आई वो आई 300 डिग्री सेल्सियस। तो आपने यहां एक पॉइंट नोट कर दिया
300 डिग्री पर। कितने बजे? 5 बजे। ये 300 डिग्री तापमान। आपने कहा चाय गर्म है, थोड़ी देर और रेस्ट करता हूं। आप 5 मिनट और सो गए, फिर 5:05 पे आपने दोबारा थर्मामीटर डाला, उसका ताप 250 डिग्री आया, तो आपने यहां 250 डिग्री पर एक पॉइंट बना दिया। फिर आप 5:10 पे उठे, अब इसका ताप देखा तो 100 डिग्री आया, तो आपने एक यहां पॉइंट बना दिया। फिर आंख लग गई, 6:30 बजे उठे, थर्मामीटर डाला चाय में आवाज आई, प्लीज चाय फेंक दो, अब पीने योग्य नहीं है। मतलब ये ताप लगभग 25 डिग्री। तो बात समझना, अगर मैं इन पॉइंट को मिलाता हूं तो मुझे यहां पे एक वक्र प्राप्त हो गया। ये वक्र मुझे किसके बीच प्राप्त हुआ? तापमान और समय के बीच। इसी वक्र को शीतलन वक्र बोलते हैं। दोबारा समझना बात, समय और ताप के बीच जो वक्र प्राप्त होता है ठंडा करने पर, उस वक्र को बोलते हैं शीतलन वक्र। अब वापस पॉइंट पे आता हूं मैं, समझना। शीतलन वक्र, क्रिस्टलीय ठोसों के शीतलन वक्र असतत होते हैं। कैसे होंगे? असतत शीतलन वक्र। इनके शीतलन वक्र सतत होते हैं। 2 पॉइंट और बच्चे इनके डिफरेंस के, ध्यान से समझना। जो परिभाषा में था, जो चीजें परिभाषा में थी, वो सारी चीजें इसमें क्या थी? क्रिस्टलीय ठोसों में निश्चित, इसमें थी अनिश्चित। जो पॉइंट परिभाषा में नहीं आया था उसमें याद रखना है, नाम में ठोस के ए आ गया तो उस गुण में ए नहीं आना चाहिए। जैसे क्रिस्टलीय ए नहीं आया, गुण में ए आएगा। शीतलन वक्र असतत, इसमें नाम में ए आ गया, अक्रिस्टलीय, गुण में ए नहीं है, कैसा हो गया? सतत। अब ये असतत और सतत का मीनिंग समझना क्या है। अगर मान लो मैं इस तरह से वक्र बनाता हूं, ध्यान से समझना, क्रिस्टलीय ठोस के लिए बना रहा हूं। इधर मैंने लिया तापमान, सॉरी, इधर मैंने लिया समय, इस साइड में मैंने लिया ताप। अब बात ध्यान से समझना, यहां ताप है 75 डिग्री, यहां है मान लो 50 डिग्री, यहां ताप है 25 डिग्री। अब ऐसे समझो, मैंने एक क्रिस्टलीय ठोस लिया जिसका गलनांक 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। एक क्रिस्टलीय ठोस लिया, गलनांक 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब ये हुआ कि 50 डिग्री से नीचे ताप पर भौतिक अवस्था ठोस मिलेगी और 50 डिग्री के बाद भौतिक अवस्था द्रव मिलेगी। मैंने इसे 75 डिग्री तक गर्म कर रखा है, तो 75 डिग्री पे भौतिक अवस्था द्रव मिलेगी। अब मैंने इस 75 डिग्री से इसको ठंडा करना स्टार्ट किया। समझना, ठंडा करते करते जैसे ही तापमान 50 डिग्री पे पहुंचा तो ये ठोस अवस्था में बदलना स्टार्ट हो गया, मतलब सॉलिड में परिवर्तित होना, जमना स्टार्ट हो गया, द्रव से ठोस में बदल रहा है। और यहां 25 डिग्री ताप आते आते ये पूर्ण रूप से जम गया। अब वक्र में समझना, मतलब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 50 डिग्री से ऊपर भौतिक अवस्था कौन सी है, तो आप सीधा आंसर बताओगे ठोस, सॉरी 50 डिग्री से ऊपर यदि भौतिक अवस्था पूछी तो आपने सीधी बताई 50 डिग्री से ऊपर आपने भौतिक अवस्था बता दी द्रव। जब मैंने ये पूछा कि 25 डिग्री से नीचे भौतिक अवस्था कौन सी है, आपने कहा 100% ठोस है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 50 और 25 के बीच में क्या है, तो आप ये कह रहे हो यहां ठोस में बदलना स्टार्ट हुआ 50 डिग्री पे, 25 डिग्री पे आते आते पूर्ण रूप से ठोस में बदल गया। इसका मतलब ये हुआ
कि यहां तो दोनों अवस्था मिलेगी, ठोस भी मिलेगा प्लस द्रव भी मिलेगा, जबकि अपने क्रिस्टलीय ठोसों में यह कहा था कि इनके गलनांक और कवतनांक निश्चित होते हैं। इसका मतलब एक ही भौतिक अवस्था मिलनी चाहिए, या तो ठोस या 100% द्रव। इसका मतलब ऐसा ग्राफ तो नहीं आ सकता, गलत है। अब दूसरा समझना, अगर मैं इसको ऐसे लेता हूं, समझना ध्यान से, मान लो मैंने ऐसे लिया, यहां से तापमान कम हुआ, जिस बिंदु पर यह ठोस में बदलना शुरू हुआ, वहां से लेके जब तक पूर्ण रूप से ठोस में नहीं बदला तब तक ताप का मान समान रहा, उसके बाद ताप में कमी हुई। इस साइड में ताप है और इस साइड में समय है। इस साइड में क्या आ जाएगा, समय, और उधर ताप। अब इस वक्र को देख के बताओ कि इस वक्र में लगातार एक जैसा परिवर्तन हुआ क्या? क्या लगातार कमी हुई? क्या लगातार ताप में वृद्धि हुई? क्या लगातार ताप नियत रहा? नहीं। अगर एक जैसा परिवर्तन आता, इसका मतलब सतत है, एक जैसा नहीं है। देखो, पहले तापमान में कमी, फिर तापमान नियत, फिर कमी हो रही है। इसका मतलब एक जैसा परिवर्तन नहीं है, तो वक्र को मैं क्या नाम दे दूं? असतत वक्र। मेरे हिसाब से आपको मेरी ये पूरी बात समझ में आ गई होगी कि क्रिस्टलीय ठोस असतत शीतलन वक्र क्यों प्रदर्शित करते हैं। अब यदि मैं अक्रिस्टलीय ठोसों की बात करता हूं, किसकी बात करूं? अक्रिस्टलीय ठोसों की। तो अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक और कवतनांक निश्चित नहीं है। जैसे कांच, रबर, प्लास्टिक की बात करें, निश्चित गलनांक नहीं है। उनको जैसे ही गर्म करोगे पिघलना शुरू हो जाएंगे, और समय के साथ ठोस की मात्रा कम होती जाएगी, द्रव की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो इनमें यदि मैं वक्र लेता ताप और समय में, तो ये वक्र इस तरह का आता, ऐसे। ये निरंतर कमी को दर्शा रहा है, मतलब ये वक्र कैसा हो गया? सतत। कैसा वक्र हुआ? ये वक्र हो गया सतत, सतत वक्र। यहां तक मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब मैं अगले पॉइंट की बात करूं, समझना, गलनांक और कवतनांक निश्चित होने के कारण क्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस, ट्रू सॉलिड बोलते हैं। वास्तविक ठोस, कि वास्तव में ठोस है, इनको अति शीतित द्रव, सुपर कूल्ड लिक्विड, अति शीतित द्रव, सुपर कूल्ड लिक्विड। अति का मतलब बहुत ज्यादा, शीतित का मतलब ठंडा द्रव, मतलब द्रव को अत्यधिक ठंडा किया जिससे ठोस बना, जो अक्रिस्टलीय ठोस है। लास्ट पॉइंट, इनको मतलब ये जो है, ये विषम दैशिकता प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करेंगे? ये विषम दैशिकता। ये क्या होती है, ये अपन अलग से पढ़ेंगे कि विषम दैशिकता क्या है। ये समदैशिकता प्रदर्शित करते हैं। ये क्या शो करेंगे? समदैशिकता। और वो क्या शो कर रहे थे? विषम दैशिकता। क्या होते हैं वो अलग से अपने पढ़ेंगे। इसमें अपवाद है, अपवाद घनीय क्रिस्टल, घनीय क्रिस्टल, घन जैसे जो क्रिस्टल होते हैं वो क्रिस्टलीय ठोस होते हुए भी विषम दैशिकता नहीं दर्शाते, समदैशिकता दर्शाते हैं। तो लास्ट जो दो पॉइंट मैंने बात की थी, 5 नंबर और 7 नंबर पॉइंट की, कि ये पॉइंट अपने परिभाषा में नहीं थे। शीतलन वक्र हुआ, दैशिकता हुआ, तो इनमें यदि नाम में ठोस के ए है तो इनमें ए नहीं आना चाहिए। विषम का मतलब ही तो ए ही है। इसका मतलब इसमें ए आ गया तो ठोस में नहीं था, क्रिस्टलीय विषम दैशिकता, अक्रिस्टलीय समदैशिकता। ये क्या होते हैं वो अपने बाद में बात करेंगे। अब मैं इनके एग्जाम्पल की बात करूं कि क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल क्या क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल क्या क्या है, तो ध्यान से समझना। जितने भी धातुएं हैं, जितनी भी धातुएं हैं,
अगर वो ठोस अवस्था में पाई जाती है तो क्रिस्टलीय ठोस है। जैसे पारा द्रव अवस्था में तो वो तो ठोस ही नहीं है, क्या कहोगे क्रिस्टलीय ठोस। तो एग्जाम्पल में ऐसे कहूं, सभी धातुएं। अब आपको अपना दिमाग लगाना है थोड़ा बहुत कि मैं यहां एक एग्जाम्पल में किन्नी काट जाता हूं, सभी धातुएं, आप रट के चले जाते हो सभी धातुएं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कॉपर कैसा ठोस है, ऑप्शन आएंगे क्रिस्टलीय, दूसरा ऑप्शन अक्रिस्टलीय, तीसरा ऑप्शन दोनों, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, तो आपको पता होना चाहिए कि तांबा एक धातु है और धातु होने का मतलब वो क्रिस्टलीय ठोस है। सभी आयनिक यौगिक, सभी आयनिक यौगिक, अगर ये पता नहीं चले आयनिक यौगिक क्या होते, एक ही चीज याद रखो, समझना, कभी भी धातु और अधातु या धातु व अधातु के समूह के मध्य यौगिक बना है, आंख बंद करके आयनिक मान लेना। जैसा मान लो मैंने लिखा NaCl, किससे बना, Na धातु, Cl अधातु, धातु और अधातु में आयनिक यौगिक है। मैंने लिखा Na2SO4, किससे बना, सोडियम धातु, सल्फेट अधातुओं का समूह है, सल्फर और ऑक्सीजन, इसका मतलब ये धातु और अधातुओं का समूह। ऐसे NaCl, KCl, LiF कुछ भी ले सकते हो आप, Na2SO4, CuSO4, K2SO4, L2SO4 होता है Any1। अगर कोई कंपाउंड आयनिक है, यौगिक आयनिक है, तो वो क्रिस्टलीय ठोस होगा। सहज, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, सहज संयोजक ठोस, जैसे कार्बोरेंडम है SiC, सिलिका है SiO2, सुगर है, क्वार्ट्ज है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, आइस है, ये सहसंयोजक ठोस है। सहसंयोजक ठोस को नेटवर्क ठोस बोलते हैं, ये मैं अलग से बताऊंगा क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार में, इनको नेटवर्क ठोस बोलते हैं। इसमें सीधा याद रखना है अक्रिस्टलीय ठोसों में कांच, रबर, प्लास्टिक, लकड़ी आदि, लकड़ी, कांच, रबर, प्लास्टिक आदि। तो आज की क्लास में अपने मुख्य चीजें पढ़ी क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के अंतर। नेक्स्ट क्लास में अपने समदशिकता, विषमदशिकता, फिर क्रिस्टल समुदाय का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, भगवान आपका भला करे।